अब सुनो जरा, जो यूनिट फर्स्ट के न्यूमेरिकल होंगे वो तीनों चैप्टर के एक साथ करवाऊंगी, अलग अलग नहीं करवाऊंगी मैं किसी भी चैप्टर के, क्योंकि जो एग्जाम में आते हैं वो यूनिट बन के आती है, अलग अलग सेपरेट होके चैप्टर नहीं आते हैं, पूरी यूनिट बन के आएगी। तो न्यूमेरिकल्स अपन जब यूनिट खत्म होगी तब एंड में करेंगे तीनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल एक साथ, ठीक है। अभी ये स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड, चैप्टर सेकंड स्टार्ट करवाने जा रही हूँ इसका, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। डालिए चैप्टर। कहाँ डाली मैं? ये चैप्टर कितने मार्क्स के हैं? चैप्टर नहीं है इसके अंदर मार्क्स के, यूनिट होती है मार्क्स की, मैंने पहले ही बताया था। एक मिनट एरो हटाइए। फर्स्ट चैप्टर में अच्छा पहले सुनिए मार्क्स का, मैं पहले बताती हूँ मार्क्स का क्या पूछ रहे हैं। इसके अंदर जैसे आप स्कूल में पढ़ के आए ना कि ये चैप्टर इतने मार्क्स का होता है, ये चैप्टर इतने मार्क्स का होता है। सर रिकॉर्डिंग रोकिए, इनको मैं बता नहीं होता, पढ़ा नहीं रही, हाँ दूरी हो जाएगी। यूनिट फर्स्ट बता रही हूँ, जैसे फर्स्ट के अंदर आपके चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है और चैप्टर 3 है, 3 चैप्टर है यूनिट फर्स्ट के अंदर। तो हर चैप्टर के मार्किंग नहीं होती है, ये पूरी यूनिट की मार्किंग होती है कि यूनिट आपकी 7 मार्क्स की है, ऐसा होता है। अब 7 मार्क्स को वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके देगा? 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से दे दिया, 1 नंबर का इसमें से दे दिया, वो इसकी इच्छा है। इसके अंदर मार्किंग जो होती है वो यूनिट की होती है, चैप्टर की मार्किंग नहीं होती है। 7 नंबर की एक यूनिट होती है, ये अगर 7 नंबर की है तो इसके अंदर जो 4 यूनिट हो गई, तो 7 4 28 मार्क्स की आपकी चारों यूनिट हो गई। और एक आती है लास्ट 5th यूनिट, 5th यूनिट जो होती है वो होती है शॉर्ट मार्क्स, मतलब एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर। और कितने बचे? 33 मार्क्स का पेपर होता है, 28 मार्क्स की तो ये चारों यूनिट हो गई, 29 30 31 32 33, 5 मार्क्स बचे। वो 5 मार्क्स जो होते हैं वो छोटे नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे आता है पेपर, समझे। चैप्टर का मार्किंग नहीं होती है, चैप्टर का मार्किंग नहीं है, यूनिट की मार्किंग है। एक यूनिट 7 नंबर की है, अगर 7 नंबर की है तो इस चैप्टर में से, तीनों चैप्टर में से किसी में से भी आ सकता है पेपर में। ऐसा नहीं है 4 मार्क्स का ही है, 2 मार्क्स का ही है, 1 मार्क्स का, ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिट है 7 नंबर की बस। और हो सकता है पेपर के अंदर सेकंड चैप्टर में से कुछ ना आए, थर्ड और फर्स्ट में से आ जाए, फर्स्ट में से नहीं आए सेकंड थर्ड में से आ जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो सकता है एक ही चैप्टर में से आ जाए, 2 चैप्टरों में से नहीं आए। यूनिट होती है यहाँ पर मार्क्स की, आपके चैप्टर नहीं होते हैं। 11 12 तक चैप्टर रहता है मार्क्स का, यहाँ यूनिट आती है मार्क्स की, ऐसा रहता है एग्जाम पैटर्न, समझे। अब इसके अंदर पर चैप्टर किसी मार्क्स का नहीं है, यूनिट है, यूनिट बताएंगे हम, 7 मार्क्स की यूनिट है, आपको तीनों चैप्टर पढ़ने हैं 7 मार्क्स के अंदर। और ये क्या पूछा है इसने? ओके भाई मैम, आई फर्स्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल है क्या? न्यूमेरिकल नहीं है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के मैं करवा दूंगी वो, और वो पूरी यूनिट होने के बाद एक साथ करवाऊंगी, क्योंकि पेपर में चैप्टर वाइज नहीं आता कुछ भी। पढ़ना चैप्टर वाइज है लेकिन आएगा यूनिट वाइज, तो मैं यूनिट वाइज ही करवाऊंगी। जब मेरी पहली यूनिट कंप्लीट होगी तब पहली यूनिट के मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी, और पहली यूनिट के न्यूमेरिकल में फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों चैप्टरों के न्यूमेरिकल मिक्स होंगे, यूनिट वाइज करेंगे हम लोग, ठीक है। अब चलो चैप्टर स्टार्ट करती हूँ सेकंड चैप्टर। यूनिट फर्स्ट ही चल रही है, पर यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड चल रहा है। चैप्टर सेकंड, चैप्टर सेकंड का नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये चैप्टर का नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो भी यही है, चैप्टर का नाम भी यही है और टॉपिक का नेम भी यही है, फर्स्ट टॉपिक भी यही है और चैप्टर का नेम भी यही है।
पढ़ना क्या है आपको इस चैप्टर के अंदर, होता क्या है रिलेटिविटी। सबसे पहले रिलेटिविटी जानते हैं। रिलेशन तो पता होगा, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या रिलेशन है। रिलेटिविटी होता है मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है और दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिलेटिविटी है। रिलेटिविटी चलती है आपकी मोशन के अंदर। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम बोलेंगे उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसे बोला जाएगा रिलेटिविटी। अब ये कंसेप्ट रिलेटिविटी का कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? आइंस्टीन ने। नाम सुना होगा साइंटिस्ट का, आइंस्टीन। आइंस्टीन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मोशन को डिस्क्राइब किया था, जिन्होंने मोशन की रिलेटिविटी निकाली थी कि टाइम के रेस्पेक्ट में इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो पॉसिबिलिटी है, रिलेशनशिप है, वो किसने दिया था? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। इन्होंने दो पोस्टुलेट दिए थे। क्या क्या पोस्टुलेट थे इनका? फर्स्ट पोस्टुलेट था आइंस्टीन ने पहला पोस्टुलेट क्या दिया था? आइंस्टीन ने बताया था कोई पार्टिकल है और आप उस पार्टिकल की फिजिकल क्वांटिटीज फाइंड आउट कर रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कैसी? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो भी जितनी भी आपने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी है, टॉर्क, फोर्स, सब कुछ। आप किसी पार्टिकल की फिजिकल क्वांटिटीज किसी एक फ्रेम में निकालिए। एक फ्रेम मतलब ये पार्टिकल है, इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन, इसका मोमेंटम, इसका एक्सेलरेशन, इसकी वेलोसिटी मैं किस फ्रेम से निकाल रही हूँ? इस फ्रेम से। इस फ्रेम से निकालने के बाद मैं क्या करती हूँ? निकालने के बाद एक लिख लेती हूँ कि ये इसकी फिजिकल क्वांटिटीज आई हैं। फिर इस फ्रेम को हटा के दूसरा फ्रेम ले आते हैं, दूसरा फ्रेम लाते हैं और दूसरे फ्रेम से फिर दोबारा निकालते हैं, फिर हटा देते हैं, तीसरा ले आते हैं, चौथा ले आते हैं। हम देखते हैं कि इस पार्टिकल की जो पहले वाले फ्रेम से निकली थी फिजिकल क्वांटिटीज वही बाकी फ्रेमों से निकल रही हैं। तो मतलब आइंस्टीन का फर्स्ट पोस्टुलेट बोलता है किसी पार्टिकल की फिजिकल क्वांटिटी जो एक फ्रेम में होती है वही सभी फ्रेमों में मिलती हैं। इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी हमेशा इनवेरिएंट रहती है। इनवेरिएंट मतलब सारे फ्रेमों के अंदर सेम रहना। ये आइंस्टीन का फर्स्ट पोस्टुलेट है। समझ में आया आइंस्टीन का फर्स्ट पोस्टुलेट? किसी एक पार्टिकल का डिस्क्रिप्शन, फिजिकल क्वांटिटी एक पार्टिकल की मैंने एक फ्रेम में निकाली, फिर उसी पार्टिकल का मैंने दूसरा फ्रेम में निकाली, तीसरे में निकाली, चौथे में, बहुत सारे फ्रेमों में मैंने एक ही पार्टिकल की फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन करी और सब फ्रेमों के अंदर सेम आई। अगर सेम आती हैं तो हम ये तो आइंस्टीन बोलता है कि जो फर्स्ट पोस्टुलेट है आइंस्टीन का वो ये बताता है कि किसी भी पार्टिकल की फिजिकल क्वांटिटी एक फ्रेम में जो होती है बाकी फ्रेमों में भी वही मिलती है। इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटीज फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग इनवेरिएंट रहती है सब फ्रेमों के अंदर। इनवेरिएंट का रहने का मतलब सब फ्रेमों के अंदर उनकी वैल्यूज इक्वल रहना। ये आइंस्टीन का पहला पोस्टुलेट है। क्लियर? अब दूसरा पोस्टुलेट देखो। सेकंड पोस्टुलेट क्या था? आइंस्टीन का सेकंड पोस्टुलेट क्या था? आइंस्टीन ने बताया था सेकंड पोस्टुलेट के अंदर, इसका एक नाम और है फर्स्ट पोस्टुलेट का, नाम बता देती हूँ उसको, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी बोलते हैं इसे। इक्विवेलेंस का मतलब होता है सेम। इक्विवेलेंस मतलब होता है इक्विवेलेंट, सब में सेम रहना। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था? फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू सभी फ्रेमों में सेम रहना, इनवेरिएंट रहना, इसलिए इसको बोला जाता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अब दूसरा पोस्टुलेट है। दूसरा पोस्टुलेट क्या बताता है? आपने ये पढ़ा है कि लाइट की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, पढ़ा है? किसी भी जगह चले जाइए, कितनी रहती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 12th में पढ़ के आए हो तुम लोग
कि लाइट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहती है। इसका मतलब जो लाइट है, केवल लाइट की ही ऐसी वेलोसिटी है जो किसी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करेगी। किसी भी फ्रेम में आप वेलोसिटी लीजिए, आप एक फ्रेम को कांस्टेंट रखिए, दूसरे फ्रेम को मूव करवाइए, और दूसरे फ्रेम को आप किससे मूव करवाइए? लाइट की वेलोसिटी से। अगर लाइट की वेलोसिटी से आप मूव करवाते हैं कितने भी फ्रेमों को, तो सभी फ्रेम के अंदर वेलोसिटी सेम मिलती है। ये सेकंड पोस्टुलेट था। इसका मतलब लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो ना तो फ्रेम पर डिपेंड करती है, ना मीडियम पर डिपेंड करती है, और ना सोर्स पर डिपेंड करती है। सोर्स मतलब आपके पास सन से आ रही है लाइट, आपके पास ट्यूबलाइट से आ रही है, बल्ब से आ रही है, कहीं से भी आए लाइट, लेकिन वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। कितनी रहती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सेकंड पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट आइंस्टीन ने ये बताया था कि लाइट की ऐसी वेलोसिटी, लाइट की वो वेलोसिटी जो सभी के अंदर कांस्टेंट रहती है, सभी फ्रेम्स में कांस्टेंट रहती है, ये वेलोसिटी ना तो किसी सोर्स पर निर्भर करती है, डिपेंड होती है, ना किसी फ्रेम पर डिपेंड होती है, ना सोर्स पर होगी, ना फ्रेम पर होगी, ना मीडियम पर होगी। मीडियम कोई भी ले लीजिए, लाइट की वेलोसिटी कांस्टेंट 3 × 10⁸। फ्रेम कोई सा भी ले लीजिए, लाइट की वेलोसिटी कांस्टेंट। और सोर्स कोई भी ले लीजिए, सोर्स मतलब सन से ले आइए, बल्ब से ले आइए, ट्यूबलाइट से ले आइए, लाइट की किसी भी सोर्स से आए लेकिन वेलोसिटी हमेशा इतनी ही मिलेगी। ये आपका सेकंड पोस्टुलेट था आइंस्टीन का। इसको तो बोला जाता है फर्स्ट पोस्टुलेट को लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, और सेकंड को बोला जाता है, सेकंड को बोलते हो आप लॉ ऑफ सेम टाइम पीरियड, जिसके अंदर टाइम पीरियड क्या रहता है आपका? सेम रहता है, उसको बोलते हैं हम सेकंड पोस्टुलेट। ये थ्योरी के अंदर मिलेंगे, जब नोट्स अवेलेबल होंगे तब थ्योरी में सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। ये दो आपके पोस्टुलेट थे आइंस्टीन के, समझ में आ गए? पहला पोस्टुलेट क्या था और दूसरा क्या था? यही स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। पहला पोस्टुलेट था किसी एक पार्टिकल की फिजिकल क्वांटिटी सभी फ्रेमों के अंदर सेम रहती है, इसके लिए इसको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोला जाता है। ये लॉ ऑफ इनवेरिएंस के लॉ को फॉलो करती है। इनवेरिएंस का लॉ क्या है? सभी फ्रेम्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटी सेम रहना। सेकंड पोस्टुलेट क्या है? लाइट की वेलोसिटी सभी फ्रेमों के अंदर क्या रहती है? सेम रहती है। ये ना तो मीडियम पर डिपेंड करती है, ना सोर्स पर, और ना ही सोर्स पर, फ्रेम पर और मीडियम पर, किसी पर डिपेंड नहीं करती। इसकी वेलोसिटी सबके लिए क्या रहती है? कांस्टेंट। चलिए, ये थे आइंस्टीन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये तो मैंने थ्योरी वाला पार्ट बताया है। अब स्टार्ट होता है मेन टॉपिक इस चैप्टर का, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गैलीलियन जो पढ़ चुके, लॉरेंस जो पढ़ाने जा रही हूँ, इन दोनों क्वेश्चन में से इस यूनिट में जरूर मिलता है एक क्वेश्चन। गैलीलियन और लॉरेंस के अंदर से पेपर के अंदर इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। अल्टरनेट आता है, कभी गैलीलियन कभी लॉरेंस, और दोनों अच्छे टॉपिक है अपनी अपनी जगह पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डालिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। क्या है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगभग समान है। गैलीलियन, पहले मैं गैलीलियन के बारे में बताती हूँ, जरा सुन लो। गैलीलियन ने क्या बताया था? अगर एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में मूविंग में है, गैलीलियन ने स्टेशनरी की बात नहीं करी थी, उन्होंने बोला था अगर एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में मूविंग में है तो उनके लिए गैलीलियन ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली थी, जो आपने पढ़ ली। पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन r डैश बराबर r माइनस वी टी, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन v डैश इक्वल्स टू v माइनस वी, और एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन a डैश बराबर a। ये तीन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली थी। अब लॉरेंस आए। लॉरेंस ने क्या करा? लॉरेंस ने क्या करा? गैलीलियन को गलत प्रूव किया।
उसने क्या करा, गैलीलियन की जो इक्वेशन थी उनको गलत प्रूव कर दिया। गलत प्रूव करने के बाद अपनी इक्वेशन रख दी। कैसे गलत प्रूव करा था वो बताऊंगी बीच में, जब अपन आर्टिकल स्टार्ट करेंगे तब बताऊंगी गैलीलियन कैसे गलत हुए थे और लॉरेंस ने क्या करेक्शन करके अपने आप को प्रूव किया कि मैं सही हूं। अगर गैलीलियन गलत नहीं होते तो लॉरेंस आते ही नहीं। लॉरेंस आए क्यों? क्योंकि उन्होंने गैलीलियन को गलत प्रूव किया था, इसलिए लॉरेंस आए। अगर गैलीलियन खुद अपनी जगह सही रहते तो लॉरेंस को पढ़ने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि उन्होंने गैलीलियन को गलत प्रूव किया, अपना सिद्धांत दिया, अपनी थ्योरी दी, इस वजह से हमें लॉरेंस को पढ़ना पड़ रहा है। क्या गलतियां की थी गैलीलियन ने वो अभी पढ़ेंगे। देखो, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले वही फ्रेम लेने पड़ेंगे, दो फ्रेम लोगे, फिर जैसे ही गैलीलियन ने करा है वैसे ही करते जाएंगे, रास्ते में पता चलेगा कहाँ गलत होते हैं वो। जैसे गैलीलियन ने करा था वैसे ही कर रही हूं मैं। दो फ्रेम लेते हैं, एक्स वाई जेड, और ये इसका ऑरिजिन। कौन सा फ्रेम है ये? एस फ्रेम। दूसरा फ्रेम ले रही हूं, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, और इसका भी ऑरिजिन ओ डैश। मतलब दोनों फ्रेम एक दूसरे के ऊपर क्या है? ओवरलैप है, ओवरलैप है। अब आपको क्या करना है? मूव करवाना है। गैलीलियन ने मूव कैसे करवाया था? एक्सटर्नल फोर्स लगा के। एक फ्रेम को पकड़े रखा था और दूसरे फ्रेम को एक्सटर्नल फोर्स वेलोसिटी लगा के वेलोसिटी v से मूव करवा दिया था। लेकिन लॉरेंस ने ऐसे मूव नहीं करवाया। इन्होंने क्या करा, यहां पर एक लाइट सोर्स रख दिया। लाइट सोर्स मतलब टॉर्च। इन्होंने एक लाइट सोर्स रखा, टॉर्च। टॉर्च रखने पर इसमें से लाइट निकलने लगी, लाइट निकलने लगी। एक फ्रेम को तो पकड़ के रखा, अगर लाइट निकली तो दूसरा फ्रेम मूव होने लग गया। और किस वेलोसिटी से मूव हुआ? लाइट की वेलोसिटी से, क्योंकि उन्होंने इस पर लाइट डाली। लाइट डालने की वजह से एक फ्रेम तो स्टेशनरी रहा और दूसरा फ्रेम मूवमेंट में आ गया। और किस वेलोसिटी से मूव किया? लाइट की वेलोसिटी से मूव करने लग गया। ये पॉइंट सोर्स है। जब क्या देखिए क्या हो गया, इन्होंने क्या करा, यहाँ पर टॉर्च रखी, मतलब लाइट रखी। लाइट जब निकली, टॉर्च जो होता है वो पॉइंट सोर्स होता है, मतलब पॉइंट सोर्स रखा, और पॉइंट सोर्स से निकलने वाली जो लाइट होती है वो फैलती है वेव फ्रंट के रूप में। वो ऐसे फैलती है लाइट, ऐसी तो फैलती है, टॉर्च से निकलती है, वो गोले में घूमती है पूरे में। ये रही लाइट। ये लाइट है, जो लाइट आपकी चारों तरफ फैलती जा रही है। अब क्या हुआ, यहां पर टाइम तो 0 है, भले इस फ्रेम का हो या इस फ्रेम का हो, मूवमेंट है ही नहीं, तो टाइम कितना है? 0। अब मूवमेंट हो गया, एक फ्रेम तो स्टेशनरी हो गया और दूसरा फ्रेम मूविंग में आ गया। क्लियर? स्टेशनरी कौन सा फ्रेम पकड़ के रखा उसने? एस फ्रेम। तो एस फ्रेम तो स्टेशनरी रहा, एक्स वाई जेड, ये ऑरिजिन। और मूवमेंट में कौन सा आया? एस डैश फ्रेम। और किस वेलोसिटी से मूव किया है? लाइट की वेलोसिटी से, जिसे मैंने फ्रेम की वेलोसिटी को बोला है v। अब मैंने क्या करा, एक पार्टिकल लिया जिससे मुझे इन दोनों से उस पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करनी। यही गैलीलियन ने किया था, एक पार्टिकल लिया था स्टेशनरी से और मूविंग फ्रेम से, दोनों से उस पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करी थी। देखिए पार्टिकल ले लिया मैंने, बहुत दूर रखा है कहीं पर, ऐसा नहीं है इस फ्रेम के अंदर रखा है, किसी फ्रेम के अंदर नहीं रखा है, बाहर रखा है कहीं। दोनों से इसकी पोजीशन निकालते हैं। इससे निकाली तो इसकी डिस्टेंस ले ली, इससे निकाली तो इसकी डिस्टेंस ले ली। अब मुझे यहां से एस फ्रेम से डिस्टेंस निकालनी है और एस डैश फ्रेम से डिस्टेंस निकालनी है। पहले मैं एस फ्रेम से निकालती हूँ। वेलोसिटी का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे डिस्टेंस निकालनी है, वेलोसिटी इनटू टाइम।
पहले मैं एस फ्रेम की निकाली हूँ डिस्टेंस, तो वेलोसिटी कितनी है, किस वेलोसिटी से मूव करता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से, इनटू एस फ्रेम के लिए टाइम कितना है टी, तो ओ से पी तक की डिस्टेंस कितनी आ जाती है सी टी। ये निकल गई आपकी एस फ्रेम की डिस्टेंस, एस फ्रेम से पी पार्टिकल की डिस्टेंस। अब मुझे निकालनी है एस डैश फ्रेम से पी पार्टिकल की डिस्टेंस, डिस्टेंस वही वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी किसी भी फ्रेम के अंदर ले लीजिए, लाइट की वेलोसिटी में कभी चेंज नहीं होता। टाइम एस फ्रेम के लिए टी है, तो एस डैश फ्रेम के लिए कितना है टी डैश, तो कितनी यहां से कितनी डिस्टेंस हो गई सी टी डैश, ये दूसरी डिस्टेंस निकलाई। पार्टिकल पी की हमने दो फ्रेमों से डिस्टेंस निकाली है, पहली से निकाली तो वो तो सी टी निकली, और दूसरे से निकाली तो वो कितनी निकली सी टी डैश। अब ये दोनों इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट हो गई है। अब पार्टिकल पी का मैं कोऑर्डिनेट लेती हूँ एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, कोऑर्डिनेट मैं ऊपर लिख रही हूँ, स्पेस नहीं है। एस फ्रेम के लिए लेंगे कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, और लॉरेंस ने एक्स वाई जेड तो गैलीलियन ने भी लिए थे, लेकिन लॉरेंस ने एक चौथा कोऑर्डिनेट और लिया, वो लिया टाइम का कोऑर्डिनेट टी। वो उन्होंने टी टाइम लिया क्योंकि टी टाइम के रिस्पेक्ट में इनकी डिस्टेंस में चेंज हो रहा था, गैलीलियन ये लेना भूल गए थे और लॉरेंस ने यही लिया और करेक्शन कर दिया। एस डैश फ्रेम के लिए इन्होंने कोऑर्डिनेट लिए एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश। बस एक कोऑर्डिनेट टी की वजह से गैलीलियन गलत प्रूफ हुए और लॉरेंस सही प्रूफ हुए। ये कैसे हुआ कल करेंगे आगे। आज का लेक्चर कंप्लीट।